We are investors, यशस्वी भव, through which we simplify your finances. और हम ज्वेलरी कंपनी को इसलिए कवर कर रहे हैं कि इस समय ज्वेलरी कंपनी के वैल्यूएशन से काफी रीजनेबली प्लेस्ड है। और आगे जो भी बिजनेस के प्रोस्पेक्ट हैं वो भी काफी इंकरेजिंग लग रहे हैं। नॉट ओनली इट इज लिमिटेड ज्वेलरी, पीएनजी ज्वेलर्स, इवन बाकी भी ज्वेलर्स हैं उनके हिसाब से भी। बट ठीक है, तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ आपको बता दूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। और इस एनालिसिस के दौरान मेरे द्वारा या किसी किसी भी पार्टिसिपेंट्स के द्वारा अगर या पीएनजी ज्वेलर्स या किसी भी और एसेट क्लास या किसी भी स्टॉक का नाम लिया जाता है, वो केवल बिजनेस मॉडल को अच्छे से समझने के लिए होगा। वो किसी भी तरह से कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं होगा। हम ये कंपनी इसलिए कवर कर रहे हैं कि शायद आप इस पूरे सेक्टर को और अच्छे से समझ पाए कि कौन कौन से वो मैट्रिक्स होते हैं जिसको देखने की जरूरत है, कहाँ कहाँ किस किस लाइन आइटम्स पे आपको और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, बजाय कि आप एब्सोल्यूट नंबर्स को देखें। आप कुछ भी खरीदने और बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करें और अपनी तरफ से अपनी पूरी पढ़ाई करें। रिसेंट परफॉर्मेंस देखते हैं तो ये पीएनजी ज्वेलर्स का परफॉर्मेंस चार्ट है। कंपनी जो है पिछले साल के सितंबर में लिस्ट हुई थी, काफी अच्छी लिस्टिंग थी उसकी, अच्छा सब्सक्रिप्शन भी हुआ था। अपने जो प्राइस थी लगभग 500 के ऊपर का आईपीओ प्राइस था और 800 के आसपास की लिस्टिंग थी। और लिस्टिंग के आसपास के दिनों में इसकी कम से कम 60 की प्राइस टू अर्निंग पे ये लिस्ट हुई थी कंपनी, क्योंकि प्रीवियस ग्रोथ इस कंपनी का अच्छा था। महाराष्ट्र में ये कंपनी नंबर 2 की प्लेयर है, महाराष्ट्र में नंबर 1 टाइटन ही है। तो उसके बाद जो है कंपनी के प्राइस में लगातार वहां से करेक्शन देखा गया। और वो करेक्शन इतना शार्प हुआ कि अप्रैल मई के टाइम पे उसने लगभग 500 के आसपास का प्राइस देखा। और कंपनी जो है काफी प्रेशर में है, उसका तब से प्राइस रहा उसका। अभी आप अगर इस चार्ट को देखते हैं तो टेक्निकल चार्ट्स पे क्या दिखता है कि कंपनी ने इसी नवंबर के स्टार्ट के महीने में अक्टूबर के बीच में एक गोल्डन क्रॉसओवर बनाया हुआ है, लगभग 600 रुपए के प्राइस के आसपास, जो आपको स्क्रीन की दाहिनी तरफ आपको दिख रहा होगा। अगर मैं वैल्यूएशंस की बात करूं तो कंपनी जब लिस्ट हुई थी, जैसा मैंने बताया कि 60 के प्राइस ट्वेंटी पे लिस्ट हुई थी, क्योंकि उस समय जो कंपनी की लीडर कंपनीज थी लाइक टाइटन, कल्याण, तो ये भी इनके ऊपर ट्रेड किया करती थी। 70-80 का प्राइस टू अर्निंग उसका भी हुआ करता था। बट उसके बाद से आप देखें तो आज कंपनी जिस वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है वो कंपनी की हिस्ट्री का सबसे लोवेस्ट वैल्यूएशन है। लगभग 30 के प्राइस के अर्निंग के भी नीचे अभी जाके ये नंबर ड्रॉप हो चुके हैं। ठीक है, तो ये इस कंपनी का वैल्यूएशन एंड प्राइस परफॉर्मेंस है जब से इनकी लिस्टिंग हुई है। लगभग 14-15 महीने लिस्टिंग की हिस्ट्री इनकी हो चुकी है। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो ऊपर जो आप देख रहे हैं वो क्वार्टरली रिजल्ट्स है। आप देखिए वहां पे कि नंबर जो है वो ग्रेजुअली कैसे बढ़े हैं वहां से। आखिरी 2-3 क्वार्टर आप देखेंगे तो वहाँ पे सेल्स ग्रोथ जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको दिख नहीं रही है। वहाँ पे 5%, लगभग 3% और लगभग 9% का दिख रहा है। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंपनी लिस्टिंग से पहले सितंबर 24 तक कंपनी में इनकी रिफाइनरी बिजनेस, जो बी टू बी बिजनेस है इनका, रिफाइनरी बिजनेस का एक पार्ट हुआ करता था। तो उन्होंने 1 अक्टूबर 2025 से उस काम को बंद कर दिया और फिर वो उसको उस काम उस वो जो काम नया कर रहे हैं 1 अक्टूबर 2024 से, वो पूरा का पूरा जो इनकी गोल्ड ज्वेलरी का काम है B2C वाला, वो काम चल रहा है इनका। रिफाइनरी बिजनेस बंद हो गया, तो रिफाइनरी बिजनेस का जो उनमें कंट्रीब्यूशन था पिछले सालों में वो इस साल नहीं आता है। तो वही जो ये ग्रोथ करते हैं अपने स्टैंडअलोन बिजनेस पे 20, 30, 25, 30%, वो दिखता नहीं है ऑप्टिकली, क्योंकि पिछले सालों के जो नंबर्स हैं उसमें रिफाइनरी बिजनेस का कंट्रीब्यूशन है, अभी के नंबर्स में रिफाइनरी बिजनेस नहीं है। तो वो जो लास्ट रिफाइनरी का बिजनेस का नंबर था वो सितंबर 25, FY 25 यानी सितंबर 24 तक ही था। 1 अक्टूबर से जो भी उनका रेवेन्यू होगा उसमें रिफाइनरी बिजनेस का पिछले साल भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था और अब तो है ही नहीं। तो जो नंबर आपको अभी आगे दिखेंगे वो एकदम एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन में दिखेंगे। अगर मैं मार्जिन प्रोफाइल की बात करूं कंपनी के, तो इनके मार्जिन जो है बहुत ही प्रेशर प्रेशर में रहते हैं। इनके लिस्टेड प्लेयर के हिसाब से इनकी हिस्ट्री देखें तो ये 3, 4, 5% का मार्जिन करते थे। हालांकि FY 24 में इनका मार्जिन प्रोफाइल 6% के आसपास पहुंच गया था, लेकिन जो पिछले साल जो ड्यूटी कट हुआ, इंपोर्ट ड्यूटी कट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगाया, तो उसके चलते इनके जो 2 क्वार्टर आप देख रहे हैं, 4%, 3% वाले जो क्वार्टर देख रहे हैं, 5% वाले, तो यहाँ पे इनको दिक्कत हुई, क्योंकि वो इम्पोर्ट ड्यूटी के चलते जो इन्वेंट्री लॉसेस थे वो बुक कर रहे थे। अभी के टाइम पे इनका जो करंट जो जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो लगभग लगभग 6% के ऊपर है एवरेज। इनका एबिटा मार्जिन जो लास्ट
सितंबर 25 का एबिटा मार्जिन है वो 6.6 है। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं वो ऑपरेटिंग मार्जिन है। एबिटा मार्जिन बनाने के लिए आप जो अदर इनकम 36 करोड़ का है इसको भी ऐड कर देंगे तो इनके पीपीटी में एबिटा मार्जिन आपको दिखेगा 6.7% का एबिटा मार्जिन है आज के दिन में। रीजन एक और है इनका एबिटा मार्जिन कम होने का कि ये एक्सपेंशन बहुत तेज करते हैं। वो हम आगे पढ़ेंगे क्या क्या कितना एक्सपेंशन किया है लिस्टिंग के बाद से। ठीक है। हम जरा इनके पैट नंबर्स पे नजर डालें एक बार। तो जो कंपनी जो है पिछले साल तक लगभग लगभग वो 50 करोड़ के आंकड़े के आसपास 30 से 50 करोड़ के आसपास का पैट नंबर्स जनरेट कर रही थी क्वार्टर बाई क्वार्टर। हालांकि इनका जो नंबर है वो अलग अलग क्वार्टर के हिसाब से शिफ्ट होगा। जो Q3 होगा वो सबसे बड़ा क्वार्टर होगा। तो आपको यहाँ पे पिछले साल का Q3 का नंबर दिख रहा होगा 86 करोड़ है। और फिर उसके पिछले साल का Q3 का नंबर आपको दिख रहा होगा 55 करोड़ है। तो नेचुरली इस बार का भी जो Q3 का नंबर होगा वो जो लास्ट नंबर रिपोर्टेड है यहाँ पे सितंबर क्वार्टर का इससे बड़ा होगा। तो बहुत ही ब्राइट चांसेस हैं कि वो नंबर 100 के पार हो जाए। ठीक है। हालांकि हम बहुत कंफर्म होकर कह नहीं सकते, मार्जिन पे काफी डिपेंड करता है, बट जो कंपनी की तरफ से जो कमेंट्री है उसके हिसाब से आप ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं। तो अब कंपनी जाके अगले साल में आपको एटलीस्ट क्वार्टरली 100 करोड़ का पैट करती हुई लगभग सब क्वार्टर में नजर आएगी। अगर हम यही बात हम ईयरली करें तो ईयरली हम देखें कि सेल्स नंबर बहुत ही सही तरीके से बहुत ही एक्सपोनेंशियल तरीके से ग्रो हुआ है। जो कंपनी अभी से 4 साल पहले 1900 करोड़ का रेवेन्यू करती थी वो अब 4 साल के बाद लगभग लगभग 4 गुना रेवेन्यू करती है। ठीक है। और अगर हम सेम मार्जिन की बात करें तो मार्जिन 3 से बढ़ के अभी ये ऑपरेटिंग मार्जिन है वो 5% का हो गया है, जबकि एबिटा मार्जिन की बात करें तो 6% से ऊपर हो चुका है। अगर हम पैट नंबर्स की बात करें तो 70 करोड़ के आसपास का पैट करती थी। इवन 2 साल पहले तक वो 94 करोड़ का पैट करती थी। बट अभी हम देखें तो ये टीटीएम पैट लगभग लगभग 300 का नंबर टच करने वाला है। पिछले साल का पैट था 218। इस साल का फुल ईयर पैट लगभग लगभग 350 करोड़ के आसपास का हो सकता है, क्योंकि जो उनका अक्टूबर महीना गया है दिवाली और धनतेरस वाला बहुत ही अच्छा गया है। उसकी हम आगे चर्चा करेंगे। कंपनी की स्ट्रेटेजी क्या है? तो ये 3 तरह से ये काम करते हैं। पहला तो जो इनका स्टोर है, तो जो ये स्टोर खोलते हैं तो जो पीएनजी ज्वेलर्स का जो कन्वेंशनल स्टोर है, ठीक है, जहाँ पे नॉर्मल शादी वाली जो कन्वेंशनल ज्वेलरीज है ब्राइडल ज्वेलरीज है वहाँ वो करते हैं। तो एक तो उस तरह के स्टोर खोलते हैं। इन्होंने एक नया सेगमेंट शुरू किया है जिसको बोलते हैं लाइफस्टाइल स्टोर्स बोलते हैं। इन स्टोर की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, अभी इनके पास ऐसे केवल चार चार ही स्टोर्स हैं। उसमें काफी फैशनेबल ज्वेलरीज जो लाइट वेट ज्वेलरीज है, लो कैरेट ज्वेलरीज है, लाइक 18 कैरेट 14 कैरेट वाली ज्वेलरीज है, और बहुत ज्यादा मतलब ट्रेंडी ज्वेलर्स है वो रखते हैं। वहाँ इनका मार्जिन भी अच्छा रहता है। तो वैसे स्टोर इनके पास अभी केवल 4 है। बट उधर से चूंकि मार्जिन ज्यादा है तो अच्छे नंबर्स की ग्रोथ आ सकते हैं वहां से। तो वो उस सेगमेंट में भी जा रहे हैं। और तीसरा इनका जो एक इन्होंने शुरू शुरू किया हुआ वो है ई कॉमर्स पे अपने ज्वेलरीज को बेचना। तो इनका ई कॉमर्स का बिजनेस भी जो है वो भी काफी अच्छे से ग्रो कर रहा है। हम आगे नंबर्स को और अच्छे से देखेंगे कितना कितना ग्रो हो रहा है। तो ये 3 तरह से ये काम करते हैं। जो इनके ब्रांचेस खोलते हैं, 2 तरह के ब्रांचेस होते हैं। एक होते हैं कोको, मतलब कंपनी ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड, और दूसरा होता है फोको, मतलब फ्रेंचाइजी ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड। 2 तरह से। तो जो कंपनी ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड वाला जो मॉडल है उसमें क्या होता है कि खुद ही इनको सब कुछ गहने वहने खरीदने हैं, इन्वेंट्री बनानी है, और जो भी मार्जिन वार्जिन आएगा उसका लेके चलना है। लेकिन जो फ्रेंचाइजी ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड है उसमें इन्वेंट्री जो है वो फ्रेंचाइजी को खरीदनी है। ठीक है। और वो फ्रेंचाइजी को उसको खरीदनी है, और जो भी बेचेगा वहां से उस सारे सेल का 2.5% सेल का परसेंटेज कंपनी को देना है, प्लस 0.5% रॉयल्टी कंपनी को पे करनी है। ठीक है। तो जो इनका फोको मॉडल है फ्रेंचाइजी एंड कंपनी ऑपरेटेड, उससे इनका जो मतलब कोई खर्चा नहीं आता वहां पे, और काफी लाइट एसेट लाइट बिजनेस हो जाता है। तो वो फोको मॉडल पे भी काफी काम कर रहे हैं और बैलेंस बना के चल रहे हैं अभी की जो आगे जो भी ब्रांचेस खोलेंगे तो कम से कम 50% ब्रांचेस फ्रेंचाइजी ओन ब्रांचेस हम खोलते चलेंगे, ताकि हमारे पैसे कम खर्च हो और सारे के सारे जो है वर्किंग कैपिटल का हमारे ऊपर भार ना पड़े, और हम कमीशन लेते रहे और काम करते रहे। तो ये इन्होंने एक मॉडल अपनाया हुआ है। फिर जरा हम आते हैं जो इनकी जो कुछ प्लान्स हैं, इनके कंज्यूमर सेंट्रिक प्लान्स है कि कंज्यूमर को कैसे अपने पास रखा जाए। तो ये 4 प्लान लेके चलते हैं। फ्यूचर फ्यूचर परचेज प्लान, देन दजिका का प्रॉमिस प्लान, देन गोल्डन गेन प्लान, एंड देन ये सुवर्णा लक्ष्मी लाभ प्लान। हालांकि और भी ज्वेलर्स है जो अलग अलग प्लान बना के चलते हैं। तो आप इस प्लान्स को पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा इसमें कि काफी प्लान है जिसमें आप 10 मंथ का जो है आप हर महीने ईएमआई दीजिए, एक प्राइस फिक्स कर लीजिए, और फिर जाके आप 12वें महीने में जाके ज्वेलरी ले लीजिए और उसका वो मेकिंग चार्ज नहीं लगाएंगे।
कुछ डिस्काउंट दे देंगे। तो अलग अलग प्लान्स पे अलग अलग है। मेनली ये किस लिए प्लान रखते हैं, एक तो कंज्यूमर फ्रेंडली प्लान हो गया जिसमें कंज्यूमर को लगे कि भाई मेरा कुछ पैसा बच जा रहा है। दूसरा, इनकी तरफ से क्या होता है कि इनके पास वर्किंग कैपिटल जो है वो एडवांस में आ जा रहा है, जिसमें इनको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना है, बट यही करना है इनको कि उस पे जब ये गहने बना के देंगे, तो जब बल्क में गहने बनते हैं तो कुछ गहने एक्स्ट्रा भी बन जाएंगे, तो उस पे बहुत ज्यादा इनको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वो अपना मार्जिन उतना छोड़ देंगे जो जो मेकिंग चार्ज का मार्जिन है, और इनके पास पहले से वो कैपिटल अवेलेबल रहेगा जिसपे कि अपने बिजनेस को और बढ़ाते चल देंगे। तो इनकी कंपनी को क्या होता है कि वर्किंग कैपिटल की दिक्कत सॉल्व रहती है, एडवांस में पैसा अवेलेबल इनके पास, जिसका क्लेम अभी नहीं करने वाला कंज्यूमर वो जाके साल के लास्ट में करेगा या बाद में करेगा। और कंज्यूमर को फायदा ये है कि भाई जो भी मैं पैसा दे रहा हूँ उसमें मुझे कोई मेकिंग चार्ज पे नहीं करना है। ठीक है, जो मैं पैसा पे कर रहा हूँ मुझे वो पैसा लगेगा। और मैं कभी कभी क्या होता है कि इनके 12 महीने मतलब प्लान में आपको 11 महीने पैसे पे करने हैं, 12 महीने जाके सामान आपको ले लेना है। समटाइम्स और भी इसमें प्लान आप देख ले जहाँ पे आपको 1 लाख रुपए पे करने हैं और 12वें मंथ में जाके आपको 1 लाख रुपए की ज्वेलरी लेनी है, वहाँ पे आपका कोई मेकिंग चार्ज नहीं लगेगा। और कहीं कहीं आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, खासकर डायमंड वाली ज्वेलरी में आपको डिस्काउंट ही ज्यादा दे देंगे क्योंकि मार्जिन इनका ज्यादा होता है। तो दोनों तरफ से विन विन सिचुएशन रहती है, इसलिए उन्होंने प्लान ये लेके आए हैं। फिर ये लाइफ टाइम बाई बैक पॉलिसी रखते हैं, और क्विक क्विक पेमेंट पॉलिसी है कि आप जाइए अपना गोल्ड दीजिए, जितना कैरेट गोल्ड में है उतना का पैसा, आज प्रेजेंट जितना आज प्राइस चल रहा है उतना पैसा आप उसको तुरंत के तुरंत दे लीजिए। ठीक है। फिर 15 डे की इनकी एक्सचेंज पॉलिसी भी रहती है स्टोर पे जाके, कि आपको पसंद ना आया तो आप 15 डेज के अंदर जाके गहने वापस कर सकते हैं, आप दूसरा गहना ले सकते हैं, आप थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट लग रहा है वो कर सकते हैं। ठीक है। फिर काफी सारे ऐसे करके शिपिंग जो है, ऑनलाइन जो शिपिंग, ऑनलाइन जो इनके गहने खरीदते हैं साइट से जाके, वहां से ये फ्री शिप करते हैं। तो ये सब इनके प्लान्स हैं ताकि जो कंज्यूमर है उनके लिए थोड़ा कंज्यूमर फ्रेंडली प्लान्स चला सकेंगे। फिर अगर देखें कि ऑनलाइन प्रेजेंस इनकी है कहाँ एक्चुअल में, तो एक तो इनका खुद का साइट है PNG ज्वेलर्स.com, देन टाटा क्लिक जो टाटा का साइट है। ठीक है। फिर देन अमेजन पे है, फिर अजियो पे है, ठीक है, फिर फ्लिपकार्ट पे है, देन मिंत्रा पे है, देन जेप्टो एंड स्विगी मार्ट पे है। और ब्लिंकिट को अभी ये टारगेट करेंगे, ब्लिंकिट पे भी हम कर दें। तो काफी ज्यादा जो दिवाली में भी देखा गया कि चांदी के सोने के जो सिक्के थे वो ऑनलाइन भी काफी बिके। ठीक है। तो थोड़ी सी ब्रांड वैल्यू है वहां पे, तो सिक्कों में जो है अब वहाँ लोग पढ़ लेते हैं कि एक्चुअली में सप्लायर कौन है। PNG ज्वेलर्स है तो थोड़ा ट्रस्ट है उस चीज पे, तो लोग डायरेक्टली ऑर्डर कर भी देते हैं कि यहाँ कोई ज्यादा मतलब थोड़ा और डिस्काउंट भी थोड़ा बहुत यहाँ मिल जाता है सबको, थोड़ा सा स्टोर के चलते। ठीक है, स्टोर में थोड़ा सा पैसा लगता है, यहाँ पे कुछ ना कुछ डिस्काउंट ये दे देते हैं ऑनलाइन में। और कुछ पैसा जो है इनको शेयर भी करना पड़ता है जो प्लेटफॉर्म है उनके साथ। तो इधर इनका मार्जिन थोड़ा सा कम बनता है इन कंपैरिजन टू उनका जो पोको एंड फोको मॉडल है, उससे मार्जिन इनका कम रहता है। बट यहाँ पे ग्रोथ जो है बहुत ही अच्छी ग्रोथ आ रही है, उसको हम आगे देखेंगे कितनी ग्रोथ आ रही है उसमें। ठीक है। फिर हम देखते हैं परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। तो ये परफॉर्मेंस मैट्रिक्स है इनके पूरे 4-5 क्वार्टर्स के परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। तो आप देखें, स्टार्ट करते हैं हम Q2 FY25 से। स्टोर्स थे इनके पास पोको फोको दोनों मिला के 39। क्वार्टर बाई क्वार्टर आप इनके स्टोर्स देखिए वो कैसे स्टोर्स कितने एक्सपोनेंशियली स्टोर्स बढ़ रहे हैं। 39, अगले क्वार्टर में 48, उसके अगले क्वार्टर में 53, नेक्स्ट क्वार्टर में 55। फिर नेक्स्ट क्वार्टर में जो अभी जो क्वार्टर कंक्लूड हुआ है उनका, वो है 63 उनके टोटल स्टोर्स हैं, जिसमें 47 कोको है यानी कंपनी ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड खुद के स्टोर्स है। 16 है फोको फ्रेंचाइजी ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड। और अभी 1 अक्टूबर को इन्होंने एक स्टोर और ऐड कर लिया है, तो अभी इनके स्टोर हो गए 64। इनका टारगेट है कि इस साल के आखिरी में यानी कि March 26 तक स्टोर्स जो है वो 76 से 80 स्टोर्स हो जाने चाहिए। और उसके फिर 2 साल के बाद FY28 तक ये स्टोर्स लगभग लगभग डबल हो जाने चाहिए, 150। तो स्टोर्स की संख्या ही इतनी एक्सपोनेंशियली ग्रो करने वाले हैं। ठीक है, इनका ये प्लान है। रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें हम, तो पिछले 5-6 क्वार्टर में रेवेन्यू ग्रोथ क्या रहे हैं इनके। तो पहले 2 क्वार्टर हम देखें Q2 FY25, Q3 FY2025, तो ये नंबर्स ठीक हैं। बट उसके बाद से आप देखें तो लगभग 5%, 2.8 एंड 8.8 यहाँ पे नंबर डिप है, जो कि मार्केट को पसंद नहीं आया। बट जो अगले क्वार्टर्स के नंबर आएंगे, आपको यहाँ पे भी 8.8% का नंबर दिख रहा है रेवेन्यू ग्रोथ में इस क्वार्टर का, बट एक्चुअल में जिनका गोल्ड बिजनेस है उसमें ग्रोथ है 31% की। तो वही मैं बता रहा हूँ आपको कि जो पिछले साल जो इनका रिफाइनरी बिजनेस का कंट्रीब्यूशन था वो अक्टूबर से पहले खत्म हो गया था, 30 सितंबर तक ही था। 1 अक्टूबर से वो नहीं है इनके बुक्स में। तो अभी जो भी रेवेन्यूज ये रियलाइज करेंगे उसमें पिछले साल का कोई बड़ा बेस काम नहीं कर रहा होगा। तो उसके चलते अब जो नंबर इनके आएंगे वो शायद हो सकता है जो इन्वेस्टर्स हैं या मार्केट इनको पसंद आए। एबिटा मार्जिन की बात करें हम, तो आप देखिए कि हर क्वार्टर में एबिटा मार्जिन में कुछ ना कुछ बिप्स का एडिशन हुआ है। जैसे
Q3 FY 25 से बात करें तो 5.3, देन 6.9, देन 7.2, 6.7। अब ये जो जो कंपैरिजन में जो आगे बढ़े हैं मार्जिन्स, ये मार्जिन जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे है, क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे नहीं है। और बिजनेस को आपने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ही इसको इवेल्युएट करना है, क्योंकि ये सीजनल बिजनेस होते हैं। ठीक है। तो गाइडेंस जो दे रखा है कंपनी ने इस साल FY 26 का रेवेन्यू में, वो 25 से 30% का गाइडेंस दे रखा है। और एबिटा मार्जिन का जो रेंज बताया है वो बोला है कि 6.6 से 6.8 एवरेज रह सकता है। पैट मार्जिन भी देखें आप तो पिछले 4-5 क्वार्टर में पैट मार्जिन का भी परसेंटेज बढ़ा है। और अभी जो उन्होंने एक रेंज गाइड कर रखा है 3.5 से 4% का। और ये भी बोला हुआ है कि ये तो हम एक रेंज रख रहे हैं, पर जैसे जैसे हमारे पुराने स्टोर्स जो मेच्योर हो रहे हैं, जैसे इनका जो जो कंपनी ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड है, ये वाले स्टोर्स जो हैं इनके लगभग 15 से 18 महीने में ब्रेक इवन करते हैं। फिर जो जो फ्रेंचाइज मॉडल वाले हैं, उसमें इनके स्टोर लगभग 12 से 15 महीने में और कम वो ब्रेक इवन कर जाते हैं। तो आप देखें कि आज से 1 साल पहले इनके पास 39 स्टोर्स थे, यानी कि 39 से 63 पहुंचे हुए हैं। दैट मीन्स कि 25 स्टोर तो इन्होंने केवल 1 साल के अंदर खोले हुए हैं। तो वो 25 के 25 स्टोर जो हैं वो अभी ब्रेक इवन पे नहीं आ रहे, वो इनको लॉस दे रहे होंगे। उनका जब टाइम जैसे जैसे बीतेगा वो इनको कंट्रीब्यूट करते चलेंगे, लेकिन फिर उसी स्पीड से और तेज ये नए नए स्टोर्स भी खोलते जा रहे हैं, ड्यू टू जो वो ग्रोथ दिख रहा है महाराष्ट्र रीजन में, गोवा के आसपास। और कुछ उन्होंने प्लान कर रखे हैं यूपी, बिहार एंड मध्य प्रदेश में भी स्टोर्स खोलने के। तो देखें तो इनका मार्जिन आप हमेशा देख सकते हैं कि थोड़ा सा प्रेशर में रहेगा, क्योंकि अगर बहुत ही तेज एक्सपेंशन कर रहे हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ स्टोर्स जो है वो आपके रहेंगे जो थोड़े डिप्रेस्ड रहेंगे। बट जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो बहुत ही एक्सपोनेंशियल हो सकती है, क्योंकि गोल्ड के प्राइस इंक्रीज होंगे। और जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ होता है, जैसे एक स्टोर से जितना सेल्स हुआ, अगले साल फिर स्टोर से जितना सेल हुआ, जो ग्रोथ है उसको बोलते हैं ट्रिपल SG, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। तो इनके हर ब्रांचेस में लगभग लगभग ट्रिपल SG जो है वो डबल डिजिट पे आती है। तो वो ग्रोथ होता है, प्लस गोल्ड प्राइसेस वगैरह से बढ़ते हैं, तो ये तीन चीजों का ग्रोथ में नंबर आता है। ठीक है। इसलिए जो आप देख रहे थे कि जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये पिछले 3-4 साल में रेवेन्यू ग्रोथ इनकी लगभग 4 गुनी हो गई है। तो काफी मतलब रैपिड एक्सपेंशन से स्टोर्स लगा रहे हैं। और इवन इन स्पाइट ऑफ इतना तेज स्टोर लगाने के बाद भी एटलीस्ट कम से कम अपने EBITDA मार्जिन को 6 से 7% की विंडो में स्टेबल रखा है, ये अच्छी बात है। ठीक है। अब इनके जो 3 सेगमेंट है, जैसे कि एक तो रिटेल सेगमेंट का ग्रोथ हो गया, दूसरा हो गया ई कॉमर्स का ग्रोथ, और फ्रेंचाइज सेगमेंट का ग्रोथ। मतलब फ्रेंचाइज सेगमेंट मतलब जो फ्रेंचाइज ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड, वैसे वाले जो ब्रांच है उसमें कितनी ग्रोथ है, और जिनके खुद के ब्रांच है उसमें कितनी ग्रोथ है, और जो ई कॉमर्स का है उसमें कितनी ग्रोथ है। तो आप देखिए जो इनका खुद का जो कंपनी ऑपरेटेड है उसमें क्या ग्रोथ है, ये 42%, 50%, 19%, 29%। ठीक है। और इसमें ये देख रहे हैं कि इस वाले स्टोर में हमारे 20 से 30% की ग्रोथ आएगी। फिर ई कॉमर्स में क्या ग्रोथ आ रही है, मोर देन 100% की ग्रोथ आ रही है ई कॉमर्स में। हालांकि कॉन्ट्रीब्यूशन रेवेन्यू में बहुत छोटा है, ठीक है, बट उसमें ग्रोथ बहुत तेज आ रही है इसमें। ठीक है। तो इनके जो अपने खुद के स्टोर है उसमें बिट्टा मार्जिन कितना बनता है, 7 to 8%, एंड पैट मार्जिन कितना बढ़ता है, लगभग 4%। ई कॉमर्स में मार्जिन लोअर है कंपेरिजन में फ्रेंचाइज एंड रिटेल वाले सेगमेंट में इनके। फ्रेंचाइज सेगमेंट में भी देखें आप तो पिछले क्वार्टर का और पिछले 2 क्वार्टर का ग्रोथ मोर देन 100% का है। ठीक है। तो इसमें जो मैंने पहले बताया आपको कि इसमें क्या करते हैं ये कि इन्वेंट्री जो है वो फ्रेंचाइज के खाते में जाके उसके बुक में रहेगी, इनके खाते में नहीं आती। जितना वो सेल करते हैं सारा का सारा सेल जो है इनके बुक में आता है। और फिर इसमें मार्जिन इनका बनता है 2.5% का सेल्स का, एंड 0.5% की रॉयल्टी इनको पे करनी है, यानी कि 3% का सीधा इनको मार्जिन मिलता है। खर्चे इनके कुछ होते नहीं है, उसमें खर्चा केवल एक ही है। फ्रेंचाइज स्टोर जो भी है उसमें जितने भी स्टाफ है उस सबका खर्चा देगी फ्रेंचाइज। केवल एक जो मैनेजर है स्टोर का उसका खर्चा देगा PNG ज्वेलर्स। तो केवल मैनेजर का खर्चा छाट के बाकी जो कुछ भी है वो सीधा का सीधा लगभग लगभग जाके इनके PBT में पहुंचता है। ठीक है। ऑलमोस्ट लेस देन 3% एंड मोर देन 2.5% से ऊपर इनका PBT बनता है इससे। जबकि खुद के बिजनेस जो है कंपनी ओन एंड कंपनी ऑपरेटेड उससे पैट मार्जिन बनता है 4%। ठीक है। एंड देन ई कॉमर्स वाला जो है वहां पे मार्जिन कम है, क्योंकि कुछ शेयर करना पड़ता है जो प्लेटफॉर्म है उनके साथ, और कुछ थोड़ा बहुत डिस्काउंट देकर चलना पड़ता है ताकि कम से कम लोग वहां से ट्रांजेक्शन कर पाए। फिर एक रेशियो होता है स्टड्स रेशियो। तो ये क्या होता है कि स्टड रेशियो किसको बोलते हैं, कि ज्वेलरी जो बन रही है ना, तो ज्वेलरी जो प्योर गोल्ड है ना उसके ऊपर फिर कुछ कुछ स्टोन्स लग रहे हैं, कुछ डायमंड्स लग रहे हैं, मतलब थोड़ा बहुत। तो आपकी टोटल ज्वेलरी में स्टड रेशियो कितना है, वो टोटल सेल्स का। ठीक है। तो जितना ज्यादा स्टड रेशियो होता है ना मार्जिन उतना ज्यादा इंप्रूव होता है, क्योंकि जो उस पे जो स्टोन लगाया ना उसकी कीमत फिर बहुत ज्यादा, वहां स्टोन की कीमत बहुत हो जाती है। ठीक है।
तो मार्जिन आपका स्टडेड रेशियो में बढ़ जाता है। तो अभी जो स्टड रेशियो है इनका, वो लगभग लगभग 9-10% के आसपास रहता है, बट इनका FY 2026 का जो बोल रहे हैं टारगेट हमारा 12% का है, और लॉन्ग टर्म टारगेट जो है वो 13% से ऊपर का स्टड रेशियो का टारगेट है, ताकि जिससे भी इनका मार्जिन इंप्रूव हो पाए। फिर अगर हम देखें कि ईपीएस कितनी ग्रोथ आ रही है इनकी ईपीएस में, तो Q2 FY 2025 में यहाँ पे दो तरह का ईपीएस है, एक है ईपीएस क्वार्टर का और एक है उस क्वार्टर की ईपीएस के बाद ट्रेडिंग 12 मंथ का, यानी 12 मंथ का ईपीएस कितना हो गया था। तो एक साल पहले इनका ईपीएस कितना था, एक क्वार्टर का 2.57% इनका ईपीएस आया था। तो टीटीएम ईपीएस कितना हो गया था, 14.49। फिर आप देखिए ग्रेजुअली कैसे ईपीएस यहाँ पे हर क्वार्टर में, आप क्वार्टर बाई क्वार्टर कंपेयर नहीं करेंगे, आप जब ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे तो आपको फर्क नजर आएगा यहाँ पे। यानी पिछले साल Q2 में जो ईपीएस 2.57 का था, इस साल Q2 का ईपीएस कितना है, 5.84। तो Q3 का जो ईपीएस था पिछले बार का 16 पॉइंट सॉरी 06.34, इस बार ईपीएस 10 से ज्यादा क्रॉस कर सकता है इस वाले नेक्स्ट वाले रिजल्ट के साथ, ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो अभी जो टीटीएम ईपीएस चल रहा है ना, ट्रेडिंग 12 मंथ का जो ईपीएस चल रहा है वो चल रहा है 21 रुपी 86 पैसा। और ये ईपीएस इस साल के लास्ट में जाके FY 2026 का टोटल ईपीएस बन सकता है 26 रुपीज से 29 रुपीज। आपके सामने प्राइस लिखा हुआ है, जब इनका ट्रेलिंग 12 मंथ का ईपीएस 14 रुपीज था तो प्राइस था 749। ठीक है, फिर वैसे ही आगे 16 रुपीज के ईपीएस थे तो प्राइस करेक्ट हुए थे तो 600-500 की रेंज में रहे हैं। और अभी भी 20 रुपए से ज्यादा ईपीएस हो चुका है, 21.86 हो चुका है ट्रेलिंग 12 मंथ्स का, और प्राइस 603 है। Q2 FY 2026 के दिन, यानी सितंबर 30 को इनका प्राइस था। आज की बात करें हम, तो इनका जो प्राइस टू अर्निंग है वो 29 का है, एंड करेंट मार्केट प्राइस इज 642। अब अगर एक एस्टिमेशन के हिसाब से, ये एस्टिमेशन जो भी हमारे पास अवेलेबल डेटा है उसके हिसाब से बस एक एस्टिमेशन है, तो 26 रुपीज से लेके 29 रुपीज का ट्रेलिंग 12 मंथ का ईपीएस आ सकता है FY 2026 के फुल ईयर का। तो जो भी वैल्यूएशन आप इस कंपनी को देना चाहेंगे, उतने हिसाब से क्या प्राइस बनना चाहिए वो एक क्वेश्चन मार्क है, वो आपको डिसाइड करना है कि आप इस कंपनी को कैसे देते हैं। हम इसको और इवेलुएट कर सकते हैं कि इस सेक्टर में कंपनी कैसे इवेलुएट होती है, हम थोड़ा पीयर्स को भी देखेंगे तो हमें थोड़ा सा आइडिया होगा। ठीक है, ताकि हम इसको सही से, या आप सही से एक थोड़ा सा डिसाइसिव होकर समझ पाए कि अगर ये जो कह रही हैं और वो एग्जीक्यूशन करके ले आते हैं, तो फिर क्या मार्केट इसको रिवार्ड करता है या नहीं करता है, वो फिर बहुत ही सब्जेक्टिव मैटर हो जाएगा। तो हम इसके बाद आते हैं, तो हमने पढ़ा कि 63 स्टोर्स है इनका, 76 से लेके 80 तक का इस साल का है, और 150 के आसपास स्टोर FY 2028 तक। बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है इनके स्टोर एडिशन के पूरे विजन में। मार्जिन्स EBITDA बढ़ते जा रहे हैं, पैट मार्जिन्स बढ़ते जा रहे हैं, एंड एक मार्जिन दे रखा है इन्होंने, रेंज दे रखा है 6.6 से 6.8 FY 2026 का, एंड 3.5 से 4 के आसपास का FY 2026 का पैट मार्जिन्स। एंड देखिए आपकी यहाँ पे जो स्टोर के जो अलग अलग जो रिटेल सेगमेंट है, ई कॉमर्स है, फ्रेंचाइज है, इसमें कितने ग्रोथ है ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, एंड देन फिर कितना ये कह रहे हैं कि, या आपके एस्टिमेशन से कितना ग्रोथ हो सकता है इस साल में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे फुल ईयर का। एंड देन ईपीएस ग्रोथ कैसे हो रही है वो देख लें आप। और उसके बाद हम चेक करते हैं कि लिस्टेड प्लेयर्स कौन से हैं और वो कैसे वैल्यू होते हैं, और उनमें क्या बातें हैं, क्या किन किन तराजुओं पे हम एक साथ सबको तौल सकते हैं और थोड़ा क्या डिसाइड कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा पीयर इसका क्या है, टाइटन है, 3.4 लाख करोड़ की कंपनी है। इन्होंने सेल किया है पिछले 12 महीने में 68,000 करोड़ से ज्यादा। प्राइस टू अर्निंग 82.3 है। मीडियम प्राइस टू अर्निंग 3 साल का उनका 87.6, यानी इसी के आसपास प्राइस टू अर्निंग पे वो ट्रेड करते हैं। एबिटा मार्जिन 11% का बनाते हैं। इनका जो मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो है वो है 4.9। और स्टोर जो है उनके पास, टोटल स्टोर आज के दिन में है 1111 सॉरी 1179, क्लोज टू आप कह लें 1200 करोड़, 1200 टोटल उनके पास स्टोर्स है। और इस साल हाफ ईयर में उन्होंने 40 स्टोर ऐड किए हैं, इसलिए मार्जिन आपको इतना ज्यादा दिख रहा है। जो भी कंपनी बहुत ज्यादा अपना स्टोर ऐड करेगी उसके बहुत सारे स्टोर जो है वो ब्रेक इवन हुए नहीं होंगे, तो मार्जिन वहां पे सप्रेस्ड रहेगा। और वैसे भी टाइटन जो है थोड़ा सा ज्यादा अच्छा इंटीग्रेटेड प्लेयर है, और थोड़ा ज्यादा मतलब इनके मतलब ब्रांडेड प्लेयर है, तो ये मार्जिन थोड़ा सा ज्यादा लेके चलते भी हैं। अपना जो चार्जेस है थोड़ा सा अपर लेवल पे रखते हैं, तो भी इनको जो कंज्यूमर है इनके, इनको पसंद करते हैं। तो आप देखें कि अगर मैं मानूं कि लगभग 1200 के आसपास स्टोर है, और एक साल में कंपनी अगर लगभग 80 स्टोर अगर मतलब ओपन करती है, दैट मीन्स की कंपनी लगभग लगभग स्टोर एडिशन कितना कर रही है, लगभग कुछ 8% के आसपास, 7 से 8% स्टोर एडिशन कर रही है।
H1 में उनका ग्रोथ कितना रहा है 28.5, और H2 कह रहे हैं कि भाई H2 का नंबर H1 को आउटपेस कर सकता है, एज पर इंडस्ट्री ट्रेंड यही रहा है। फिर हम कल्याण की बात करें, तो कल्याण का भी मार्केट कैप आप देखें तो कम से कम 51,000 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप है, 55 का प्राइस टू अर्निंग है, और अपने प्राइस टू अर्निंग का जो मीडियन है 3 साल का वो है 69 का, उससे नीचे ट्रेड कर रहे हैं। और एबिटा मार्जिन का 6.4 है। ये इसलिए है क्योंकि ये भी बहुत ही इन्होंने अपने शुरुआती सालों में बहुत ही एक्सपोनेंशियल स्टोर ग्रोथ किए हैं। आप यहाँ पे देखें तो 396 स्टोर अभी टोटल है इनके, पहले हाथ में 15 स्टोर ऐड किए, यानी कि एनुअली आप मान लें कि 30,000 स्टोर ये ऐड करेंगे, तो ये भी कम से कम लगभग लगभग अभी 8 से 10% का स्टोर एडिशन कर रहे हैं। हालांकि इसके पहले सालों में इन्होंने काफी 20-25% से स्टोर ग्रोथ किए थे, तो काफी इन्होंने तेज ग्रोथ किया था, इसलिए मार्केट ने इसको रिवार्ड भी किया था। और एक समय प्राइस टू अर्निंग्स का 100 भी क्रॉस हो चुका था। हालांकि फिर भी अभी 3 साल का जो मीडियन है वो लगभग लगभग 70 के आसपास है। थंगामाइल की बात करें तो थंगामाइल ने अभी बीच में काफी उसके प्राइस में एक स्पाइक आया है। 10,000 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप है। सेल्स इन्होंने किया हुआ है पिछले साल या अभी पिछले 12 महीने में 5782 करोड़ का, 55 का प्राइस टू अर्निंग है। और जो रीसेंट परफॉर्मेंस का आया है अभी सितंबर क्वार्टर में, उसके स्टॉक की री रेटिंग हुई है। तो अपने जो 3 ईयर का जो ये लगभग कंपनी 30 से 40 के बीच में प्राइस टू अर्निंग पे चलती थी, जो अभी रिसेंट स्पाइक आया उसके चलते कंपनी का प्राइस टू अर्निंग 55 हो चुका है। और 3 साल का मीडियम प्राइस टू अर्निंग रेशियो 37.8 है। 6% का बिट्टा मार्जिन है। 1.8 का मार्केट कैप टू सेल्स है। और स्टोर आप देख लें कि 66 स्टोर्स हैं, और 10 इन्होंने केवल पहले हाफ में इन्होंने ऐड किए हुए हैं। इसका मतलब क्या है, मतलब इन्होंने 10 और ऐड करने हैं। तो मतलब लगभग आप देख लें कि 15% से ज्यादा ये स्टोर ऐड कर रहे हैं। ठीक है। तो काफी ज्यादा मतलब एक्सपोनेंशियली ये भी स्टोर एडिशन कर रहे हैं। ये 10 ऐड करने हैं, और मेरे ख्याल से 8 इन्होंने इस साल ऐड किए हैं। दैट मीन्स कि एक साल में 18-20 के आसपास स्टोर ऐड अगर कर रहे हैं, और नंबर अगर 60 का ही है, तो आप थोड़ा एक बार देखेंगे तो कम से कम 30% स्कोर ये ऐड कर रहे हैं। और इवन जो लास्ट उनका जो नंबर आया हुआ है, तो पहले इन्होंने गाइड किया था पूरे साल के लिए 6,000 करोड़ का रेवेन्यू गाइड किया था, उसको बढ़ा के 7,000 करोड़ का रेवेन्यू कर दिया है। उसका रीजन ये था कि केवल अक्टूबर मंथ में उनके सेल्स में 178% का ग्रोथ दिखा उनको पहली बार। आप देखिए पूरे साल का वो कितना है नंबर, 5782, एक साल का सेल्स। और एक एक मंथ का सेल्स आ गया है अक्टूबर में 1032 का। मार्केट ने इस चीज को देखते हुए इनको अच्छे से रिवार्ड किया, और रिलेट कर दिया इसको, इनको एट पार एट लेके चल गए कल्याण के आसपास। ठीक है, क्योंकि इन्होंने रिवाइज ही कर दिया अपना गाइडेंस, 6,000 से सीधे 7,000 कर दिया। टीएन गाडगिल पे आते हैं। टीएन गाडगिल का जो मार्केट कैप वो है 8715। सेल्स लास्ट 12 मंथ्स का थंगामाइल से ज्यादा है। प्राइस टू अर्निंग 29.4। 3 साल के लिस्टिंग तो नहीं हुई है इसकी, बट एक साल की लिस्टिंग हिस्ट्री है 15 महीने की, उसमें इसका जो मीडियन है वो है 35.6। अपने उसके अपने मीडियन के नीचे ही ट्रेड कर रही है, और लिस्ट 60 के प्राइस टू अर्निंग पे हुई थी। एबिटा मार्जिन जो लास्ट रिपोर्टेड है 6.6। मार्केट कैप टू सेल्स जो है 1.1। 64 अभी के टाइम पे 64 इनके स्टोर हो चुके हैं। फर्स्ट हाफ में इन्होंने लगभग 9 स्टोर ऐड किए हैं, और 12 से 16 स्टोर और ऐड करने की बात करें, यानी पूरा पूरा इस साल में 20 स्टोर एडिशन की बात है। ये लगभग नंबर 20-30% के नंबर होते हैं। 30% के नंबर टू बी प्रिसाइज होते हैं एक साल में स्टोर एडिशन। और इसके बाद जो प्लान उनके हैं अगले 2 साल के स्टोर एडिशन के, वो उस नंबर को डेवलप करने के प्लान है, यानी 80 से 150 तक ले जाने के। तो वो भी ग्रोथ नंबर जो है वो बड़ी ही एक्सपोनेंशियल स्टोर एडिशन की बात कर रहे हैं। केवल दिवाली का जो सेल नंबर है इनका 74% की ग्रोथ उसमें देखी गई है। और अक्टूबर मंथ में दिवाली के सेल की क्या जो है 74% का ग्रोथ है पिछले साल से। और अक्टूबर मंथ में जो सेल नंबर इन्होंने अचीव किया है एक मंथ में 1800 करोड़ से ज्यादा का। पूरे साल का नंबर कितना है, आखिरी आखिरी 12 महीने का सेल नंबर 7916, और 1 अक्टूबर का सेल नंबर 1800। इनके हिसाब से जो गाइडेंस है FY26 का 25 से 30% का नंबर है। और जो Q2 का नंबर जो है, ठीक है, उसके बाद जो Q3 का नंबर का गाइडेंस देके गए हैं अपने लास्ट कॉल कॉल में, एक मंथ में 1800 हो चुका है। तो इन्होंने गाइड किया कि 3 से 4 हजार करोड़ का रेवेन्यू Q3 में हो सकता है। पिछले साल Q3 का रेवेन्यू कितना था, 2400 करोड़ का। ठीक है। फिर आता है हम सेंको पे। सेंको में देखें आप तो 5482 है इनका मार्केट कैप, और सेल्स नंबर जो है वो 6826 है। 21.8 का प्राइस टू अर्निंग है, और मीडियम प्राइस टू अर्निंग जो इनका पिछले 3 साल से जो लिस्टेड है उसका है वो 32.9 है। 7% का बिट्टा मार्जिन है। मार्केट कैप टू सेल्स 0.8 है। 196 स्टोर आज के दिन है उनके, जिसमें से इन्होंने लगभग
8 से 9 स्टोर उन्होंने ऐड किए हैं फर्स्ट हाफ में, 8 से और ऐड करने की बात कर रहे हैं, तो लगभग 15-16 स्टोर ये ऐड कर रहे हैं। ये 10% के आसपास का स्टोर में ग्रोथ कर रहे हैं ये। 20% ग्रोथ की बात कर रहे हैं 526 में। केवल अक्टूबर मंथ में 1700 करोड़ का सेल्स है, जो कि इनके पिछले आप 12 महीने का सेल्स देखेंगे तो 6 826 है। एक महीने में 1700 करोड़ से प्लस सेल्स है। इस साल थोड़ा मार्जिन अच्छे हो गए हैं, तो 8% का मार्जिन गाइड किया है, बट बोला है कि हमारा सस्टेनेबल रेंज जो है 7% का ही रहेगा। तो मैंने इसमें जो हायर हायर जो ऊपर है पी, तो उसको रेड से मार्क किया है। और सब्सिक्वेंटली जो चीजें एक इन्वेस्टर को मतलब पॉजिटिवली इफेक्ट करनी चाहिए, वो रेड में मार्क है, रेडिश टाइप कलर में मार्क है। जो ग्रीनिश में मार्क है, वो उसको पॉजिटिवली इफेक्ट करनी चाहिए, तो मैंने उस हिसाब से कोशिश की है। इसको देखने के बाद आपको जो भी लगता है कि बाकी जो कंपनी जो अंडर वैल्यूएशन में है, या उनको बाकी जो कंपनीज हैं उनकी तरह से रिलेटिंग नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए, ये डिसाइड करना हर एक इंडिविजुअल का कि एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है। मार्केट ट्रेंड के हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि जब भी कोई कंपनी ज्वेलरी स्पेस की है और वो अच्छे से ग्रो कर रही है, तो जनरली वो कभी वो 20-30 के प्राइस टू अर्निंग के जोन में ट्रेड नहीं करती, अगर वो अच्छे से ग्रो कर रही है और अगर वो थोड़ा इंटीग्रेटेड प्लेयर है, थोड़ा ब्रांडेड प्लेयर है, तो ऐसा उसके साथ नहीं होता है। रीजनल प्लेयर्स के साथ ऐसा हो सकता है, फिर भी आप थंगा माइल को देखिए। थंगा माइल रीजनल प्लेयर है, बट फिर भी जो स्टोर एडिशन में उसने जो वापस एक बार अपने बिजनेस मॉडल को रिव्यू किया कि कैसे वो जहाँ पे है वहीं पे कैसे ग्रो कर सकता है, तमिलनाडु के रीजन में, एंड देन आंध्रा के रीजन में। तो फिर वहां पे जो जैसे ही नंबर इंप्रूव होने शुरू हुए, तो फिर वो मार्केट ने उस चीज को रियलाइज किया और उसको रिवार्ड भी किया। तो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। एनी क्वेश्चन यू